अभी हम बात करेंगे पिरामल फार्मा लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक मुझे इस जगह से बहुत अच्छा लग रहा है। रीजन सिंपल है कि स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है मुझे। अभी मोमेंटम के दो फैक्टर होते हैं, आपको पता होगा। मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों लोग को लेके एनालिसिस करता हूं, तभी स्टॉक पिक करता हूं। तो टेक्निकली भी स्ट्रॉन्ग जो शेयर है वो स्ट्रांग हो रहा है। और अगर आप इनका Q4 FY26 का रिजल्ट जाके देखो तो वो भी इंप्रेसिव है एज कंपेयर टू Q3 और उसके पहले वाले क्वार्टर से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप इनका मैनेजमेंट कमेंट्री सुनोगे, जो कॉन कॉल होता है वो भी अच्छा था। कंपनी ने एक अच्छा गाइडेंस दिया है फॉर कमिंग क्वार्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे इसका टेक्निकल चार्ट। तो टेक्निकल चार्ट के लिए मैंने इनका वीकली टाइम फ्रेम में हम पहले एनालिसिस करेंगे, फिर हम डेली चार्ट्स पे जाएंगे। तो आप देखो, ये पिरामल फार्मा का वीकली चार्ट है। अभी हम एक मार्कर का यूज करेंगे और हम डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक पहले क्या पैटर्न बना रहा था और कैसे टर्न अराउंड अभी प्ले कर रहा है। तो देखो, आप इस पॉइंट को देख रहे होगे, ये 4 नवंबर 2024 का वीकली कैंडल है और यहीं पे पिरामल फार्मा ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था जो अप्रोक्स 300 के लेवल का था। उसके बाद से आप देखो तो पिरामल फार्मा ने कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड बनाना शुरू किया है। आप यहां से देखो, लोअर लो एंड लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो एंड लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो एंड लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो। बट यहां पे आप ध्यान दो, यहां पे ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है इसने अपने इमीडिएट स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है। मतलब वीकली चार्ट्स पे पिरामल फार्मा में टर्न अराउंड आ गया है एज पर द प्राइस एक्शन। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट्स देखो आप। ठीक है भाई, आप ध्यान से समझना, मैं यहां पे दो चीजें लगाने वाला हूं। ठीक है, एक लगाया मैंने मूविंग एवरेजेस और दूसरा मैंने लगाया वॉल्यूम्स। अभी आप देखो तो यहां पे ये जो दोनों दो बड़े बड़े कैंडल्स बने थे, एक 23 अप्रैल को जिस दिन स्टॉक 7% चला था और एक बना था 7 मई को जिस दिन अप्रॉक्स 11.5% का अप मूव आया था पिरामल के स्टॉक में। अभी आप इन दोनों शेयर्स का ना उस दिन का वॉल्यूम चेक करो। राइट, ये पिछले एक साल का हाईएस्ट वॉल्यूम है। ठीक है, वीकली चार्ट्स पे हमने देखा टर्न अराउंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रक्चरली टर्न अराउंड हो रहा है। फिर हम डेली चार्ट्स पे गए। डेली चार्ट्स पे हमने देखा कि जो मूव आए, अप मूव आए, ठीक है, जिन्होंने ट्रेंड को चेंज किया, उसमें एक साल का सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। इसका मतलब यह है कि कोई स्मार्ट मनी है वो इस शेयर को एक्यूमुलेट करा है उसने। ठीक है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, प्राइस अभी चारे मूविंग एवरेजेस जो 200, 100, 50 और 200 के ऊपर अभी चला गया है। अभी आप समझना, डाउ थ्योरी प्राइस एक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज हुआ, प्लस सारे मूविंग एवरेजेस डेली चार्ट पे प्राइस के ऊपर आ गए। मतलब एक है आपका स्टैटिक स्ट्रक्चर विच इज डाउ थ्योरी। ठीक है, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है वो तो फिक्स रहता है ना, बट जो डायनेमिक रेसिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं, मतलब जो मूविंग एवरेज होते हैं, वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि मैं इसको कैसे प्ले करूंगा। इफ आई हैव टू बाय पिरामल शेयर्स, हाउ आई एम गोइंग टू डू इट। ओके, चलो अभी हम सबसे पहले ना मूविंग एवरेजेस और इनको हटा देते हैं, समझते हैं। आप ये रीजन देखना जो मैं लगा रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, ये वो स्विंग हाई है जिसको ब्रेक करने के बाद डेली चार्ट में डाउ थ्योरी के हिसाब से प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो गया, मतलब टर्न अराउंड आया। तो मेरे ख्याल से प्राइस एक बार के लिए 160 और 156 के आसपास आएगी, तो मैं इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करूंगा और 132 के नीचे, ठीक है, 132 के नीचे अगर ये प्राइस चला जाता है तो मैं जो भी चीजें बोल रहा हूं वो इनवैलिड हो जाएगी, मतलब ये ट्रेड खराब हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री अप्रॉक्स अगर मुझे करना होगा तो मैं 156 के आसपास करूंगा और 132 के नीचे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो कितने का गैप आता है, अप्रॉक्स 20-23, मतलब आपको कितना 12-13% का स्टॉप आ रहा है मेरे लिए। ठीक है, देखो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैं चूंकि मैं फंडामेंटल को भी इंक्लूड करता हूं ना, और फंडामेंटल अगर अच्छा चलने लगा ना तो जो आगे के रेसिस्टेंस है या जो ऑल टाइम हाई है वो इनवैलिड हो जाता है।
तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है ना दैट इज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जो मैं वीकली चार्ट्स पे लगाता हूं। अगर डेली चार्ट्स पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओगे तो बहुत बड़ा चांस है कि आप जल्दी एग्जिट हो जाओगे। तो मैं ऐसे तो आपको टारगेट नहीं बताऊंगा कि इतने पे मैं निकल जाऊंगा, पर तब भी जो मोमेंटम है, जो गाइडेंस है, उसके हिसाब से अगर मैं पकड़ूं कि ये 307 तक जा सकते हैं, ठीक है, तो मैंने बाय करा 150 के आसपास, 158 के आसपास, और अगर स्टॉक 300 के आसपास जाता है तो नेट गेन आएगा अपना कितना, 100%, और स्टॉप लॉस कितना है अपना 12-13% का। तो मोटा मोटा 1:7, 1:8 का ट्रेड ये बनता है, ठीक है। ये रही बातें टेक्निकल के लिए। हमने क्या देखा, हमने वीकली चार्ट पे जाके डाउ थ्योरी के हिसाब से देखा कि कैसे स्ट्रक्चर में टर्न अराउंड प्ले कर रहा है, स्ट्रक्चर लोअर लो, लोअर हाई से हायर हाई और हायर लोज बना रहा है। फिर हम डेली चार्ट्स पे गए, डेली चार्ट्स पे हमने उसी स्विंग को देखा, उसकी वॉल्यूम एनालिसिस की, मूविंग एवरेजेस को देखा कि मूविंग एवरेज कहां पे प्लेस्ड है, और उसके हिसाब से हमने डिसाइड करा कि ये स्टॉक टेक्निकली बहुत मोमेंटम है। ये हो गया टेक्निकल के बारे में। अब हम फटाफट चलते हैं इसका जो फंडामेंटल है, राइट, उसको एनालाइज करते हैं। देखो यार, मैं ना फंडामेंटल जब आपको बताऊंगा ना, सो नॉट लाइक अ टिपिकल एनालिस्ट की ऐसा है, फलाना है, ठिकाना है। आई विल नॉट गिव एनी जार्गन्स। मैं आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूंगा ना कि एकदम सिंपल टर्म में आप समझो, बिकॉज आप इन्वेस्टर हो, आपको कोई बुक तो लिखना नहीं है पिरामल फार्मा में, किसी भी कंपनी में जिसपे आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हो। आपके लिए मैटर करता है कि नंबर्स सीक्वेंशियली अच्छे होने चाहिए। आप समझना, सीक्वेंशियली अच्छे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि नंबर्स आप बहुत बार मैं देखता हूं ना, लोग ऐसे एट वंस बोलते हैं कि अच्छा ये रेवेन्यू तो कम नहीं, आप देखो उससे पहले वाले क्वार्टर में क्या फिगर था, और जो डेल्टा होता है, नेट चेंज होता है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव है क्या, परसेंटेज है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ना कि आपको नुएंसेस में जाना कि वो क्या है, फलाना ठिकाना, वो हमें आरएनडी नहीं करना है, कोई पेपर नहीं पब्लिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले समझो जो पिरामल फार्मा है उसके 3 काम है, आपको मैं दिखाता हूं, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये क्या है, पहला है सीडीएमओ। तो सीडीएमओ होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। अभी सिंपली समझो, ये क्या होता है ना कि पिरामल फार्मा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर सपोज एक बहुत बड़ी कंपनी है फार्मा की, उसका नाम है फाइजर, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। फाइजर एक दवा बनाती है, और फाइजर दवा बनाने का इन्वेंशन करती है, और आके बोलती है कि पिरामल भैया आप एक काम करो, मुझे मैंने ये दवा बना लिया है, इसका फॉर्मुलेशन ये है, आपको मेरे लिए दवा रेडी करनी है। तो आप समझो एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है उस कंपनी से, उस बड़ी कंपनी से, और उनके लिए इंग्रेडिएंट करेगी, सारी चीजें करके पैकेजिंग करेगी, सबके उनको माल प्रोवाइड करती है। और सीडीएमओ जो इनका बिजनेस है, दैट इज मोर देन 50% ऑफ इनका टोटल रेवेन्यू, ठीक है। दूसरा होता है वो है कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक बिजनेस। अभी कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल जेनरिक बिजनेस सुन के आपको लगेगा कि अभी क्या बोल रहे हो यार, मतलब सिंपल समझो, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो, लाइक फोर्टिस जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में भी उनका वहां पे डिफरेंट मतलब मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि इंजेक्शेबल जो डिवाइसेस होते हैं, या फिर एनेस्थीसिया जो बेहोश करने के लिए यूज करते हैं डॉक्टर, आपने देखा होगा जो भी ऑपरेशन होता है उससे पहले डॉक्टर एनेस्थीसिया लगाते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ये बिजनेस आता है। और तीसरा होता है कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस। अभी कंज्यूमर हेल्थ केयर बिजनेस हुआ, जैसे ये विटामिन बेचते हैं, या फिर ओवर द काउंटर जो प्रोडक्ट्स होता है वो बेचते हैं, ठीक हो क्या, ये मोटा मोटा इनके प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी हम चलते हैं मेन बात पे, जो काम का बात है वो है अपना फाइनेंशियल्स। तो भाई फाइनेंशियल में देखो, हम फाइनेंशियल हमेशा सीक्वेंशियली एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि पिरामल का स्टॉक 300 से मतलब 50% से ज्यादा क्यों गिरा था। इसका सबसे बेसिक रीजन है ना कि जैसे मैंने बताया इनका सीडीएमओ का बिजनेस है। तो सीडीएमओ के बिजनेस में क्या हुआ था ना कि इनके एक बड़े क्लाइंट ने डी स्टॉकिंग कर दिया था। अभी डी स्टॉकिंग क्या होता है ना, डी स्टॉकिंग आप समझो कि जैसे आप किसी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आप उसके लिए इन्वेंट्री क्रिएट करोगे। अभी इनके एक बड़े जो इनका क्लाइंट था उसने डी स्टॉकिंग करा, मतलब उसने इन्वेंट्री लिया ही नहीं कुछ क्वार्टर्स तक। अभी जब आपका एक बड़ा क्लाइंट आपसे इन्वेंट्रीज लेगा ही नहीं, उसका बहुत सारा रीजन था। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसके पास माल ज्यादा पड़ा हो या डिमांड कम हो। चूंकि ये ओवरसीज में भी इनके बहुत सारे क्लाइंट है, यूएस यूरोप में, तो ऐसा भी हुआ था कि कुछ कंट्रीज में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ था। अभी आप समझो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है और जिस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट दे के रखा है और अगर वो डेट का यूज कर रही है तो उसके लिए तो महंगा पड़ेगा ना। तो इसलिए थोड़ा डिमांड है ना H1, स्पेशली H1 FY26 में कम हो गया था, जिसका इंपैक्ट आपने देखा कि एक डिग्रोथ आया रेवेन्यूज में और लॉसेस भी हुए थे। लेकिन वो सारी चीजें अभी खत्म हो गई है। कैसे हमें लग रहा है, ये हमें लगेगा सिक्वेंशियल रिजल्ट देके। आप सबसे पहले देखो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्यू ऑन क्यू ग्रो कर रहा है 29%, ठीक है। और जो अपना इबिटा इनकम है वो
Q1Q, मतलब Q4 FY26 ओवर Q3 FY26 उसने ग्रो कर रहा है 112%। और जो पैट है फॉर Q4 FY26 इट इज 167 करोड़ और Q3 FY26 में 95 करोड़ का लॉस हुआ था। तो जो नंबर्स है, नंबर्स अभी झूठ नहीं बोलते हैं, नंबर से पता चल रहा है कि अच्छा टर्न अराउंड कंपनी में हुआ है। इस नंबर को हमारा जो प्राइस पैटर्न है वो भी मैच कर रहा है। जो दूसरी बहुत अच्छी चीज हुई है कि मैंने इनका कॉन कॉल मैंने पढ़ा इनका, ठीक है ना। आप भी जाके एनएससी के साइट पे या इस कंपनी के वेबसाइट पे जाके उसे पढ़ सकते हो। तो जो कंपनी के जो एमडी और सीईओ है उन्होंने कहा है कि जो इनका गाइडेंस रहेगा फॉर FY27 वो बिटवीन मतलब अप्रॉक्स 13 to 15% रहेगा इन रेवेन्यू टर्म्स अगेंस्ट FY26। मतलब जो FY26 में टॉप लाइन आया उससे ये ग्रो करेगा अप्रॉक्स 13 to 15%, विच इज ओके। और जो दूसरी अच्छी बात उन्होंने कही कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैट एंड द मार्जिन्स विल बी हायर देन द रेट ऑफ चेंज इन रेवेन्यू। मतलब क्या? मतलब कि ऑपरेशनल लेवरेज आएगा पैट में। मतलब अगर एज एन एग्जांपल आप मोटा मोटा समझो, अगर 15% का ग्रोथ आ रहा है रेवेन्यू में, तो जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसके कारण हो सकता है वो 20, 25, 30% भी आ जाए, ठीक है ना। ऐसा मैनेजमेंट नहीं कहा है, मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑपरेटिंग जो लेवरेज होता है वो इस तरह प्ले करता है, ठीक है। ये रहा फंडामेंटल। अभी मैं आपको इन्वेस्टिंग प्रेजेंटेशन में जाके ये सारी चीजें बताऊं कि इसका नॉर्थ अमेरिका में क्या है, इंडिया में क्या है, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आई जस्ट सी अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर वो जाके सारा चीज पढ़ लेते हैं। लाइक यू नो, जब हमारा यूनिट टेस्ट होता था स्कूल में या जब आपने इंजीनियरिंग करी होगी तो कोई नहीं होता है कि सब कुछ पढ़ लेना, इंप्रेस करना है। वो किसी को इंप्रेस नहीं करना है। यू आर हियर जस्ट टू मेक मनी, ओके। हमने नंबर्स देखा, हमने कॉन कॉल पढ़ लिया और मोटा मोटा पता चल गया ये क्या इशू था इस कंपनी में, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या कर रहा है और नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं या नहीं। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइस। प्राइस हमें नीचे लेना है, ऊपर बेचना है, तभी तो हमें कैपिटल गेन होगा ना। तो सबसे पहले हमने प्राइस देखा, फिर हमने इनके जाके नंबर्स देखे और फिर उस नंबर को जो मैनेजमेंट कमेंट्री थी उसके साथ मिक्स कर दिया। तो ये बनता है एक अच्छा पिक मेरे लिए। मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। प्लीज आप अपना ड्यू डिलिजेंस खुद कर लेना। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।